हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी एस सीताराम जहांगीर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई कैरियर एडू पे। आज हम देखेंगे कि एक प्रोस्पेक्टस अपन ने पढ़ा था। प्रोस्पेक्टस के बारे में क्या होता है, प्रोस्पेक्टस कितने टाइप के होते हैं, कैसे कंपनी इश्यू करता है। तो अभी रिसेंटली एक आईपीओ आया था एक बैंक का, जिसका प्रोस्पेक्टस एक न्यूज़पेपर में आया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने इसमें लिए हैं, पूरा तो बहुत बड़ा हो जाता है प्रोस्पेक्टस, उतना तो टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपन ने पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या होता है उसमें। ये पहले तो लिखा है, अवर बैंक इज प्रोफेशनल मैनेज बाय बैंक एंड डजंट हैव एनी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर। हम बैंक के कोई बैंक का प्रोस्पेक्टस है, ये बैंक ने शेयर इशू किए हैं, तो उसका कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। वो सिर्फ जो लोग मैनेज करने वाले हैं उन्हीं के द्वारा वो मैनेज किया जा रहा है, जो कि प्रोफेशनल लोग हैं मैनेज करने वाले। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ अप टू, यहाँ पे इक्विटी शेयर है, मतलब कितने, सपोज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर ऑफ, बैंक का नाम बैंक लिमिटेड, फॉर केस एट ए प्राइस ऑफ रुपीज। यहाँ पे देखिए प्राइस लिखा नहीं है, कितना प्राइस, किस प्राइस पे होगा, एक फिक्स रेट नहीं है। मतलब नीचे लिखा है, एक बैंड लिखा है, लेकिन प्राइस नहीं लिखा फिक्स। तो बैंड जिसमें लिखा रहता है प्राइस बैंड, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं उसको, शॉर्ट में RHP। तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। फिर इंक्लूडिंग ए शेयर प्रीमियम ऑफ पर इक्विटी शेयर aggregate up to rupees this, comprising a fresh issue of equity share aggregating up to this, and the offer will constitute 10% of our post offer paid up equity share capital। तब ये जो ऑफर आया है वो जितनी शेयर कैपिटल होगी पोस्ट ऑफर, ऑफर के बाद जो शेयर कैपिटल होगी उसका 10% कॉन्स्टिट्यूट है। ये 10% उन्होंने इश्यू किया है। ऑफर इज बीइंग मेड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 6(2) ऑफ सेबी ICDR रेगुलेशन। ये सेबी के रूल्स रेगुलेशन है, जो अगर कोई कंपनी या कोई बैंक अगर इश्यू करती है शेयर्स, पब्लिक ऑफर लेती है, तो उसको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं। तो ये उस रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 के अंदर, ये उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं उसके अनुसार ये प्रोस्पेक्टस इश्यू किया गया है। सबसे पहले QIB पोर्शन होता है। QIB होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो बड़े बड़े बायर रहते हैं जैसे म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको QIB बोलते हैं। तो उनका जितना टोटल ऑफर है उसका नॉट लेस देन 75% ऑफर उनको अलॉट होगा। एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन नॉट मोर देन 15% ऑफ द ऑफर, एंड रिटेल पोर्शन नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर। इनको 10% से, रिटेल को 10% से ज़्यादा नहीं देंगे। रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि अप टू 2 लाख तक बिड कर सकते हैं किसी भी आईपीओ में। दिया भी है, रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स आर दोज हु हैव बिड फॉर इक्विटी शेयर ऑफ अमाउंट नॉट मोर देन 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए तक वो बिड कर सकते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन होता है कि इंस्टीट्यूशन के अलावा, QIB के अलावा, जो म्यूचुअल फंड वगैरह है उनके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल पोर्शन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं उनको। उनको नॉट मोर देन 15% ऑफ द ऑफर, 10% रिटेल पोर्शन, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15%, और 75% होगा QIB के लिए। फिर प्राइस बैंड दिया है। मैंने बताया था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस बैंड होता है, लेकिन प्राइस स्पेसिफाई नहीं होती। जैसे 500 से 525 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। 10 ईच का फेस वैल्यू का शेयर है, जिसको 500 रुपए से 525 के बीच में इश्यू करेंगे। अब जो जो इसमें आईपीओ लगाएंगे, तो उन जिन्होंने ज्यादा ज्यादा प्राइस दिया है, तो अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो प्राइस एक फिक्स हो जाएगी। सपोज सब लोगों ने 525 पे कोट किया है, बिड किया है, तो 525 रुपये उसका प्राइस फिक्स हो जाएगा, और 525 पे ही शेयर अलॉटमेंट होंगे। किसी ने मान लो सपोज 524 पे किया है, तो अगर 525 वाले सफिशिएंट होंगे तो 524 वालों को नहीं मिलेगा, और अगर 525 किसी ने नहीं किया तो फिर 524 वालों को मिलेगा।
द फ्लोर प्राइस इज 50 टाइम्स द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। 50 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू 100, उसका 50 टाइम मतलब फ्लोर प्राइस 500 है। फ्लोर प्राइस से जो अपर अपर प्राइस रहती है, फ्लोर प्राइस मिनिमम प्राइस और अपर प्राइस रहती है, जो कि इन दोनों का डिफरेंस 5% से ज्यादा नहीं होता है कभी भी। तो देखिए 500 फ्लोर प्राइस और 525 अपर प्राइस है, तो 500 का 5%, 25 रुपीज, तो 25 ये अपर प्राइस होगी। एंड द केप प्राइस 552.50 टाइम केप प्राइस हो, जो अपर प्राइस होती है इसको केप प्राइस भी बोलते हैं। फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर मतलब 10 रुपए अगर फेस वैल्यू है तो 50 टाइम्स फ्लोर प्राइस है और 52.5 टाइम्स केप प्राइस है। एंड bids can be made for a minimum of 28 equity share and in multiple of 28 equity share thereafter। एक अगर कोई बिडर बिड करता है तो उसको मिनिमम 28 इक्विटी शेयर की तो बिड करनी ही पड़ेगी, और 28 का एक लॉट है, और 28 और उसके मल्टीपल में। अब इन्होंने देखो रिस्क ऑफ इन्वेस्टर दिया है, मतलब कि इन्वेस्टर को क्या रिस्क है, इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि हाँ आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये हमारे कुछ रिस्क है, मतलब इसमें हमको नुकसान हो सकता है, वो उन्होंने पहले ही बता दिया। ये अगर नहीं बताते कंपनी तो फिर जो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहा है तो मिस स्टेटमेंट हो जाता, मतलब बाद में पता लगता, ये अगर कंपनी यहाँ पे श्योर नहीं करती प्रोस्पेक्टस में कि है हमारे रिस्क है, और बाद में पता चला कि ये तो रिस्क थी कंपनी ने, लेकिन कंपनी ने पब्लिक को वो चीज बताई नहीं, तो फिर वो मिस स्टेटमेंट हो जाता है। 37.73% of our paid up equity share capital is subject to outstanding legal proceedings which are pending at various forum, and 39.07% of our paid up equity share capital, which includes 37.73% which is subject to legal proceedings, is not available for trading on listing। मतलब कुछ डिस्प्यूट चल रहा होगा, लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसकी वजह से ये जो इतना परसेंट है 39.07%, और इस इंक्लूड्स 37 पॉइंट, ये मतलब टोटल 39.07% जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसको ईडी बोलते हैं शॉर्ट में, ईडी, डायरेक्टर डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट हैज इनिशिएटेड एन इंक्वायरी अगेंस्ट ए बैंक फॉर वायलेशन ऑफ सर्टेन फेमा प्रोविजन एंड अवर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन है। इसमें अगर आउट इंडिया से आउटसाइड इंडिया में कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। एंड आवर बैंक सर्टेन प्रेजेंट एंड पास्ट डायरेक्टर एंड अदर नोटिस आर रिक्वायर्ड टू बी अपीयर फॉर पर्सनल हियरिंग इन सितंबर 15 2022। ईडी ने एक इंक्वायरी इनिशिएट करी है जिनकी हियरिंग होना है 15 सितंबर 2022, जो कि फेमा के प्रोविजन का कुछ वायलेशन कुछ किया होगा बैंक ने, और business reputation and financial results could be impacted by adverse result in legal proceedings against our bank। इसमें जब हियरिंग होगी तो कुछ डिसीजन आएगा, तो हो सकता है कि कंपनी के अगेंस्ट में आए, तो उससे जो इसके बिजनेस और फाइनेंशियल रिजल्ट है वो अफेक्ट हो सकते हैं, इन्होंने पहले ही बोल दिया। एंड वी हैव रीजनल कंसिडरेशन इन साउदर्न इंडिया, especially in Tamil Nadu, any adverse change in the economic, political, or geographical condition of Tamil Nadu and other state in which we are operate can impact our results of operation। अगर कुछ होता है एडवर्स चेंज इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल कुछ चेंजेस आता है, तो वो भी बैंक के जो ऑपरेशन होंगे उस पर इफेक्ट करेगा, ये भी इन्होंने चीज बोल दिया साफ साफ। Price earning ratio based on diluted EPS for the fiscal 2022 for our bank at higher end of the price band 9.10, and price earning ratio of the average industry peer group is 11.85। मतलब इस इंडस्ट्री, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो 11.85 होगा, वेयर द बैंक का प्राइस रेशियो है वो 9.1 है, इन्होंने प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है। एंड द 3 BRLM एसोसिएट्स, BRLM होता है बुक रनर, बिल्डिंग रनर, लीड मैनेजर, जो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। 500 से 525 फाइनल रेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो उसका एक
बुक बिल्डिंग प्रोसेस होगी, तो उसके 3 है वो लीड मैनेजर हैं, वो जो उनके बारे में बताया है कि एसोसिएटेड विद द ऑफर हैव हैंडल्ड 49 पब्लिक इश्यू इन द पास्ट 3 ईयर। मतलब जो हमारे 3 लीड मैनेजर हैं, उन्होंने पिछले 3 सालों में 49 पब्लिक इश्यू हैंडल किए हैं, आउट ऑफ विच 20 इश्यू क्लोज्ड बिलो द ऑफर प्राइस इन द लिस्टिंग डेट। जिनमें से 30 इश्यू ऐसे हैं जो कि हमारा जो ऑफर प्राइस, जो कंपनी का ऑफर प्राइस था, उससे कम प्राइस पे वो लिस्टेड हुए हैं। तो ये चीजें उन्होंने पहले पहले सारे प्रोस्पेक्टस में बता दी है कि ये रिस्क है इन्वेस्टर को। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये चीजें आप ध्यान में रख के ही करिए, नहीं तो मत करिए। कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट, पूरा तो नहीं लिया है मैंने प्रोस्पेक्टस, लेकिन कुछ है इंपॉर्टेंट चीजें जो कि अपने को देखना चाहिए। कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ बैंक एज रिगार्ड इट्स प्रोजेक्ट। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसका ऑब्जेक्ट क्लोज है, उसके बारे में कुछ कंटेंट दिया है बैंक का। वो क्या है? फॉर इन्फो, एमओए अपन ने देखा था कि एमओए में ऑब्जेक्ट क्लोज होता है कि क्या क्या कंपनी या काम करेगी, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बिजनेस करेगी, वो चीजें। तो for information on the main object of the bank, please see the section History and Certain Corporate Matters on page 153 of Red Herring Prospectus. The Memorandum of Association of Bank is material document for inspection in the relation to the this offer. For further detail, please see the section entitled Material Contracts and Documents for Inspection on page 350 of the Red Herring Prospectus. ये उन्होंने बता दिया कि आपको ऑब्जेक्ट क्लोज से रिलेटेड कुछ डिटेल चाहिए तो हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, उसके पेज 157 और 350 में डिटेल पूरा लिखा हुआ है। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द बैंक लिमिटेड बाय शेयर, ये जो बैंक है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब कि जो मेंबर है जिन्होंने कंपनी में शेयर लिए हैं, उनकी जितना उन्होंने पैसा दिया है उतने तक की लिमिट रहेगी। या सपोज इसे 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए में से अगर कुछ अनपेड होता तो जितना अनपेड अमाउंट है उतने तक की उसकी लाइबिलिटी रहेगी। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ये बैंक के बारे में बोला है कि उसका कैपिटल कितना है और उसका बैंक का शेयर कैपिटल कितना है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एज ऑन द डेट ऑफ द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक, ऑथोराइज कैपिटल लिखिए, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। Issued, subscribed and paid up share capital of bank is this divided into equity share of 10 is to detail. Please see the section entitled Capital Structure beginning on the page 72 of the Red Herring Prospectus. RHP के पेज नंबर 72 में उन्होंने डिटेल दी है और यहाँ पे शॉर्ट में बोल दिया कि हमारी ऑथोराइज कैपिटल इतनी है और इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल इतनी है। ऑथोराइज कैपिटल जो मैक्सिमम कैपिटल होती है। Name of the signatories of Memorandum of Association of Bank and the number of equity shares subscribed by them, उसका डिटेल उन्होंने दिया है, उनके नाम दिए हैं, सिग्नेटरी कौन है एमओए के और उनके शेयर्स कितने उन्होंने हेल्ड करके रखे हैं। और लिस्टिंग लिस्टिंग किस पे होगी वो उसके बारे में बोला है कि द इक्विटी शेयर ऑफर्ड थ्रू द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आर प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन बीएसई और एनएसई, दोनों की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी इसकी। And we have received in principle approval from BSE and NSE for the listing of the equity share pursuant to letter each dated. For the purpose of this offer, BSE Limited is to designated stock exchange. A signed copy of the red herring prospectus has been filed with the registrar of companies. जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की साइन कॉपी आरओसी को भी उन्होंने फाइल कर दिया है। And the copy of the prospectus shall be filed with the ROC in accordance with the section 26(4). ऊपर ने पढ़ा था, हमारी वीडियो में देखिए, पिछले एक वीडियो में था कि 26.4 में क्या होता है, कैसे होता है, आरओसी को कैसे वो फाइल करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस of the Companies Act 13 for detail of the material contracts and documents available for the inspection from the date of red herring prospectus up to the bid offer closing date. See material contract and document for इंस्पेक्शन बिगिनिंग ऑन पेज 350 ऑफ द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसमें डिटेल उसमें लिखा हुआ है। फिर कुछ डिस्क्लेमर क्लोज ऑफ सेबी, सेबी का भी डिस्क्लेमर क्लोज रहता है। एंड डिस्क्लेमर क्लोज ऑफ बीएससी डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज,
बीएससी का डिस्क्लेमर क्लोज रहेगा और एनएससी का डिस्क्लेमर क्लोज रहेगा। मतलब दोनों स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे तो उनके डिस्क्लेमर क्लोज लिखे हैं। एंड ये जैसे ये बैंक है तो बैंक को रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई के एप्लीकेबल होते हैं, तो बैंक आरबीआई का भी एक डिस्क्लेमर क्लोज है। लाइसेंस ऑथराइजिंग आवर बैंक टू कैरी banking business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of Section 22 of the Banking Regulation Act 1949. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license, Reserve Bank of India does not undertake any responsibility for the financial soundness of the bank. कुछ अगर गड़बड़ होता है तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो डिस्क्लेमर दिया हुआ, वैसे एनएससी और बीएससी का दिया हुआ। जनरल रिस्क, जनरल रिस्क क्या है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज इन्वॉल्व a degree of risk and investors should not invest any fund in the offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है और आपको जो इन्वेस्ट किया है उसको लूज करने की आप अगर रिस्क ले रहे हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। Investors are advised to read the risk factor carefully before taking an investment decision in this offer. ध्यान सोच समझ के ही इन्वेस्ट करिए। फॉर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, investors must rely on their own examination of our bank and the offer, including the risk involved. The equity share have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of content of this red herring prospectus. Specific attention of the investor is invited to risk factor beginning on the page of 20 of red herring prospectus. तो ये अपन ने देखा कि रेड हेरिंग एक कंपनी ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है, तो उसमें क्या क्या मेन पॉइंट जो है वो अपन ने कवर किए। वैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा होता है, तो पढ़ने में तो टाइम लगेगा। तो एक एक अपने को जनरल आइडिया जैसा अपन ने पढ़ा था वैसा ही इसमें चीज़ें लिखी हुई है कि एमओए का ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है, उसका कंटेंट क्या है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, लिस्टिंग कहाँ कहाँ पे होगी, कौन से स्टॉक एक्सचेंज का उन्होंने अप्रूवल लिया है, किस में अप्लाई किया है, उनका डिस्क्लेमर क्या है, रिस्क क्या है, कितने शेयर इशू कर रही है, तो प्राइस बैंड क्या होगा, ये सारी चीज़ें, और इन्वेस्टर्स को रिस्क क्या है, ये सारी चीज़ें एक प्रोस्पेक्टस में लिखी रहती है और भी डिटेल्ड रहती है। लेकिन ये एक एक अपन ने ओवरव्यू दिया कि हाँ इन्वेस्ट प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें होती है। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज subscribe our YouTube channel and share money as money is possible. Thank you very much.